तो पीयूष गोयल जी कह रहे हैं कि जो हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट मार्केट है उसे बढ़ाया जाए और आने वाले 3 सालों में टारगेट रखा जाए कि 20,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी इस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट से। काफी बड़ा टारगेट रखा जा रहा है भैया, $2 बिलियन का। अभी कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी बने रहिएगा इस वीडियो में, आगे जाके हम देखेंगे, राइट। तो क्या ऐसी सिमिलर अप्रोच किसी और देश ने भी फॉलो की थी? जी हाँ, बिल्कुल। आपको नाम भी यहां पर याद आ रहा होगा, श्रीलंका की बात कर रहे हैं हम, राइट। बट श्रीलंका के केस में जब इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आए तो बार बार इस चीज पे जिक्र किया गया कि भैया ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये इसी वजह से आया क्योंकि श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहां पर अडॉप्ट किया, राइट। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को ही अडॉप्ट करना एक मेजर कारण था जिसकी वजह से श्रीलंका में क्राइसिस देखने को मिले, या श्रीलंका ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को अडॉप्ट किया क्या वो इस सोच के साथ किया कि नहीं भाई हम केमिकल फ्री फार्मिंग करेंगे, हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलो करेंगे, हम चाहेंगे किसी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर हमारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज ना हो? जी नहीं। तो थोड़ी टाइमलाइन समझते हैं। और हम सभी को पता है कि श्रीलंका बेसिकली कहां से पैसा कमाता था? टूरिज्म से पैसा कमाता था। अब कोविड से पहले कुछ टेरर बॉम्बिंग्स वहां पर हुई जिसकी वजह से टूरिज्म में लॉस देखने को मिला, फॉरेक्स अर्निंग्स वहां पर डिप्लीट होती गई एंड कोविड ने उसी आग में घी डालने वाला काम किया एंड जिसकी वजह से फॉरेक्स अर्निंग्स के ऊपर और नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, राइट। अब फॉरेक्स अर्निंग्स जब हमारी किसी भी देश की, जैसे श्रीलंका के केस में, कम हुई तो जाहिर सी बात है यार उनके पास पैसा नहीं है अपनी इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, उनके पास पैसा नहीं है, राइट। तो वही चीज वहां पर देखने को मिली कि उनके द्वारा फिर बैन लगा दिया गया कि भैया अब हम किसी प्रकार का फर्टिलाइजर का यहां पर यूज नहीं करेंगे एंड हमारे द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पर फॉलो की जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आउट ऑफ द ब्लू किसी भी सिनेरियो में इंप्लीमेंट की जाए एक ऐसे एग्रीकल्चरल लैंड में जहां पर सॉइल को आदत है भैया खाद की, तो जाहिर सी बात है ना सॉइल तो उतनी उपज जनरेट करके नहीं देगी, जिस कारणवश क्या देखने को मिला? देखने को मिला कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लॉस हुआ, हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या देखने को मिली एंड करेंसी डेप्रिसिएशन के चलते एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस के तौर पर श्रीलंका सामने आया, जिसमें फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने कहा कि भैया ऑर्गेनिक फार्मिंग करने की वजह से ये डिसीजन लिया गया है। बट अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया जो यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, इंडिया जो यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग को लाने के लिए, वो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है। यहाँ पर अगर हम बात करें नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये सरकार द्वारा रखा गया है, उसी का नया एडिशन यहाँ पर सामने आया है, नई रेगुलेशंस रखी गई हैं ताकि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है उसको एट पार लाया जा सके विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, हम अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहाँ पर बढ़ा सकें एंड एट द सेम टाइम यहाँ जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कॉन्ट्रीब्यूटरी अप्रोच रहे कि इसमें जो आपके एफपीओज हैं, फार्मर्स हैं, बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं, सभी का यहाँ पर इन्फ्यूजन रहे एंड उसी के माध्यम से हम अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहाँ पर इंक्रीज कर सकें। तो इंडिया के केस में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है उसकी सर्टिफिकेशन किस तरीके से की जाती है? 2 मेजर सर्टिफिकेशंस हैं। एक है हमारी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, राइट, एनपीओपी, एज वेल एज पीजीएस इंडिया, पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम इंडिया, राइट। तो जितना भी एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए हम एनपीओपी वाली सर्टिफिकेशन यहां पर यूज करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये सर्टिफिकेशन बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि इन 2 सर्टिफिकेशंस के डेटा के ही बेसिस पर हम ये असेस कर पाते हैं कि एग्जैक्टली इंडिया में किस प्रकार की ऑर्गेनिक फार्मिंग देखने को मिल रही है। देखिए जो इनिशिएटिव है बहुत एक थॉटफुल इनिशिएटिव है केमिकल फ्री फार्मिंग करने का, बिकॉज इसी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर्स का जब हम यूज़ करते हैं अपनी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में तो उसका इम्पैक्ट हमारे पर्यावरण के ऊपर पड़ता है, हमारी फूड सप्लाई के ऊपर पड़ता है, फूड चेन में आपका केमिकल रेजिड्यू देखने को मिलता है जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फिर एवर लास्टिंग है हमारी हेल्थ के ऊपर, है कि नहीं? तो उसी कारणवश यहाँ सरकार द्वारा कोशिश की जा रही है कि जो एरिया अंडर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको यहां पर बढ़ाया जा सके। क्या उसमें कुछ चेंज देखने को मिला? जी हाँ, बिल्कुल। टिल फाइनेंशियल ईयर 2023 हमें पॉजिटिव चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए जितना भी डेटा सेट है, क्रिसल की रिपोर्ट है, सरकार की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसी में से डेटा सेट यहां पर निकाला गया है, राइट। तो ये बेसिक सा हमें इंक्रीज यहां पर डेफिनेटली देखने को मिला है इन द एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन इन इंडिया,
राइट। अब सरकार के उस प्रकार के एफर्ट्स हैं, उस प्रकार की स्कीम्स हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से ये पॉजिटिव चेंज देखने को मिल रहा है। एंड ये जो मार्जिनल सा डिक्रीज है, इसका कारण ये भी है कि 2023 में भैया उस प्रकार की एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन देखने को नहीं मिली थी। क्लाइमेट चेंज ने एक बहुत नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट किया था, जिसका इंपैक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के ऊपर भी देखने को मिला था, ऑर्गेनिक कल्टिवेशन के ऊपर भी देखने को मिला था, जिस कारणवश बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जिन्होंने दोबारा से स्विच बैक कर दिया था टूवर्ड्स द कन्वेंशनल फार्मिंग मेथड्स, राइट। बट ये जो पर्टिकुलर एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो स्टेट्स के कंटेक्स्ट में किस प्रकार से ट्रेंड है, राइट। अब ये भी जरूरी है समझना। तो यहां कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज्यादा यहां एरिया अंडर ऑर्गेनिक कल्टीवेशन कर रहा है, तो वो है हमारा मध्य प्रदेश, राइट। एंड अगर हम रिलेटिवली बात करें कि स्टेट का जो खुद का एरिया उसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज किसकी है जो वहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहा है, हम सभी को पता है सिक्किम उस स्टेट का नाम है, जिसे ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया भी यहां पर कहा जाता है। एंड उस माध्यम से उनके द्वारा वैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वहां पर फॉलो की जाती हैं, जिसके चलते आउट ऑफ द टोटल नेट सोन एरिया 98% ऑर्गेनिक कल्टीवेशन में यूज किया जाता है, राइट। तो एक बहुत अच्छी बात है जो कि बाकी स्टेट्स के लिए भी एक केस स्टडी बन जाती है, एक चैलेंज बन जाता है कि हमें भी इस चीज को यहां पर अडॉप्ट करना है। बट एट द सेम टाइम दीज पर्टिकुलर स्टेट्स विल हैव टू मेक श्योर कि किसी भी प्रकार का एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में लॉस ना देखने को मिले, कि ग्रेजुअल तरीके से यहां पर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंप्लीमेंट करना है। इसी कारणवश ना बहुत सारे स्टेट्स ने अपने स्टेट डिपार्टमेंट्स के माध्यम से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वहां पर अनाउंस कर रखे हैं, ताकि फार्मर्स को हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो भी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन का हिस्सा यहां पर बन सके। ये तो रही बात कि भैया कितना एरिया यहां पर देखने को मिल रहा है। अब आती है सबसे मुख्य बात कि प्रोडक्शन में क्या इंपैक्ट यहां पर पड़ा है, क्या प्रोडक्शन भी बढ़ी है इस प्रकार से। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला क्या है कि इंडिया में जो ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जाती है, फूड प्रोडक्ट्स की तो है ही, उसके अलावा ऑर्गेनिक कॉटन भी यहां पर उगाया जाता है, काफी भारी मात्रा में यहां पर उगाया जाता है। तो उस कंटेक्स्ट में अगर हम यहां पर देखें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन अगर हम फाइबर को इंक्लूड करके देखें, तो चलो ऑलमोस्ट थोड़ा सा हमें उस प्रकार का ट्रेंड देखने को मिला। फाइनेंशियल ईयर 2023 कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का आप इंपैक्ट यहां पर डाल सकते हैं, जिस कारणवश नेगेटिव इंपैक्ट हमें डेफिनेटली यहां पर विटनेस हुआ है। बट व्हेन वी एक्सक्लूड दिस पर्टिकुलर फाइबर फ्रॉम द डेटा और फिर हम देखें ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यहां पर कितनी स्टैंड करती है, तो उस केस में हमें थोड़ा सा डिप यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इस डिप का कारण क्या है, क्योंकि यहां जो फार्मर्स द्वारा जब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जाती है, तो उस समय में बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं यील्ड लॉस के, कि भैया पहले वहां पर एक पर्टिकुलर पीस ऑफ एरिया से 4 क्विंटल वहां पर वो जनरेट कर पा रहे थे, अब उसी पीस ऑफ एरिया से वो 3 से 4 ही या 3 साढ़े 3 क्विंटल ही वहां पर जनरेट कर पा रहे हैं। तो यील्ड का लॉस देखने को मिलता है, जिस कारणवश हम इस प्रकार का पैटर्न यहां पर ऑब्जर्व होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्रिसल ने अपनी रिपोर्ट में इस चीज को हाईलाइट किया है कि एपेडा के जो स्टैट्स थे उसमें भी डिस्क्रिपेंसी थी, जिस कारणवश हमें डेटा की इनअवेलेबिलिटी की वजह से भी ये नंबर्स डाउन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बट ओवरऑल उस प्रकार से अगर हम देखें कि इंक्लूडिंग फाइबर प्रोडक्शन, तो इस प्रकार का हमें ट्रेंड यहां पर पाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हम चाहते हैं कि और यहां पर बढ़े एंड ग्रेजुअल तरीके से यहां पर इंक्रीज करे। ऑलराइट, बट अब यहां पर एक और सवाल आता है कि चलो यहां हम समझ लिया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन हो रही है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन की जा रही है, बट कौन कौन सी क्रॉप्स हैं भाई। तो ये तो हम समझ गए कि भैया फाइबर सबसे प्रायोरिटी पे है, सेकंड नंबर पे आता है शुगर, राइट, चीनी। तो भैया आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंडिया एक शुगर सरप्लस नेशन है, जितनी हम चीनी खाते हैं उससे काफी ज्यादा यहां पर प्रोड्यूस भी करते हैं, राइट, जिस कारणवश हम वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स माने जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉमोडिटी में। हालांकि पिछले साल सरकार ने एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, ये देखते हुए कि भैया डोमेस्टिक सप्लाई चेन में कोई असर ना पड़े, इन्फ्लेशन ना देखने को मिले, तो रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगा दी गई थी। बट ओवरऑल ऑर्गेनिक शुगर भी यहां पर सेकेंड नंबर पर रैंक करती है इन टर्म्स ऑफ द टोटल ऑर्गेनिक कल्टीवेशन जो कि हमारे देश में हो रही है, राइट। अच्छा, अब ये तो रही बात, चलो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिल रही है, बट ये जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में इंक्रीज आ रहा है या ओवरऑल जो एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या होगा। पहली बात तो यही है ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए तो ये सब चीजें नहीं कर रहे, जी नहीं, हमारे द्वारा यहां पर अगर डोमेस्टिक डिमांड क्रिएट होगी तभी ना इस प्रकार का एफर्ट रखा जाएगा ना। तो आप लोगों ने सभी ने वो जो क्विक कॉमर्स वाली एप्स हैं, ब्लिंकिट हो गया, जेप्टो हो गया, इंस्टामार्ट हो गया, इन सभी को तो यूज आप कर ही रहे होंगे। तो उन ऐप्स पे आपको अलग से कॉलम आता है बना हुआ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का,
तो जी हाँ, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो डोमेस्टिक डिमांड है, वो हमें यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जिसके कारण क्या है? पहला कि उस प्रकार के जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो इम्पैक्ट है, जो हेल्थ कंसर्न्स हैं, वो सभी को अब समझ में आ रहे हैं कि जी हाँ, कन्वेंशनल फार्मिंग की वजह से ये देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस प्रकार की माइग्रेशन हमें देखने को मिल रही है फ्रॉम द रूरल एरियाज टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, जहां पर आपके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ज्यादा बेहतर है, उस कारणवश यहां पर डिमांड बढ़ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हालांकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स महंगे हैं, ऐसा नहीं है कन्वेंशनल प्रोडक्ट से सस्ता मिलेगा, महंगा ही बिकेगा भैया, राइट। बट वो जो एक्सेप्टेंस है कि प्रीमियम प्राइस पे करना है, वो भी यहां पर लोगों के बीच में आ रही है। ऑल्दो सभी के लिए फिजिबल नहीं है, बट जी हाँ, एक अपटिक ट्रेंड हमें डेफिनेटली यहां पर भी देखने को मिल रहा है कि लोग उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि चलो ऑर्गेनिक है, फर्टिलाइजर से फ्री है, तो हम इसके लिए एक प्रीमियम प्राइस भी यहां पर पे कर देंगे। एट द सेम टाइम, सरकार द्वारा जो एफर्ट्स रखे जा रहे हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन की जा सके, उसकी वजह से एक ट्रस्ट फैक्टर भी यहां पर बिल्डअप हो रहा है, जिसके कारण इन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट रीच है वो और बढ़ती हुई देखने को मिल रही है कि टियर 1 टियर 2 सिटीज में तो ठीक है, टियर 3 टू टियर 4 सिटीज में भी अब ये प्रोडक्ट्स पहुंचने शुरू हो चुके हैं, राइट। तो ये एक बेसिक सा ट्रेंड हमें यहां पर देखने को मिला, जिस कारणवश पहले डोमेस्टिक डिमांड यहां पर बढ़ी है, एंड बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन जो हमारा एरिया अंडर कल्टीवेशन है, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन है, वो भी हमें इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है। एंड आप सभी को पता है कि सभी लोग आजकल जो अपना खर्चा कर रहे हैं, तो फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं, बेवरेजेस के ऊपर ज्यादा कर रहे हैं। और ये चीज मैं अकेले खुद नहीं कह रहा, जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023 का सामने आया है, उसी में ही जो आपका मंथली खर्चा है, उसमें जो पहले फूड एंड बेवरेजेस के ऊपर खर्चा किया जाता था, वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मतलब यहां पर थोड़ी जनता जो है वो अच्छे फूड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफर कर रही है, चाहे उसके लिए एक प्रीमियम प्राइस क्यों ना पे करना पड़े, राइट। तो यही कारणवश डोमेस्टिक डिमांड हमें यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से सरकार द्वारा यहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर भी फोकस रखा जा रहा है। तो अच्छा, कौन कौन से आपकी जो डोमेस्टिक ऑर्गेनिक मार्केट है, उसमें किस रीजन का सबसे ज्यादा शेयर है? तो भैया नॉर्दर्न इंडिया यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है विद द 30% शेयर, ईस्टर्न इंडिया 10% का शेयर यहां पर होल्ड करता है, सदर्न इंडिया 35%, सॉरी सबसे ज्यादा यहां पर सदर्न इंडिया रहेगा, एंड वेस्टर्न इंडिया यहां पर 25% का शेयर होल्ड करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कि जो हमारे प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं, राइट, अब वो भी तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाई जा सकती हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जो कि ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से बनाई जा रही है, उसकी प्रोडक्शन में क्या कोई चेंज रहा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। हालांकि बहुत ही मार्जिनल चेंज है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है कि आपके फुली प्रोसेस्ड आइटम्स 2019 के हिसाब से देखें तो शेयर जो है इन प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का टोटल इंडियन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट्स की मार्केट में पहले 2% था, वो इंक्रीज होते हुए यहां पर 5% तक पहुंच चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023। एंड धीरे धीरे यही जो प्रोसेस फूड आइटम्स हैं, इनकी डोमेस्टिक डिमांड भी यहां पर बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर शेयर डेफिनेटली यहां पर बढ़ेगा। एंड जो ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स हैं या ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं, उनके लिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी एक नई मार्केट खुलेगी, जिसके तहत वो अपना प्रोड्यूस जाके डायरेक्टली इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बेच सकते हैं, राइट। चलिए, ये तो रही बात कि डोमेस्टिक सिनेरियो किस तरीके का है। अब आती है बात कि भैया एक्सपोर्ट में हम किस तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली हमारे लिए एक्सपोर्ट करना बहुत आवश्यक है। करंट अकाउंट डेफिसिट में देखने को मिल रहा है, जिसका नेगेटिव इंपैक्ट हमारी करेंसी के ऊपर, डेप्रिसिएशन का इंपैक्ट भी यहां पर पड़ता है, एंड ओवरऑल फॉरेक्स अर्निंग्स भी यहां पर हिट करती हैं। सो वी डेफिनेटली नीड कि हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छे तरीके से रहे। एंड एग्रीकल्चर एक ऐसा हमारा सेगमेंट है जहां पर हम सरप्लस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, डोमेस्टिक डिमांड भी पूरा करते हैं, एंड बाद में जाके एक्सपोर्ट भी करते हैं, ताकि हम फॉरेक्स अर्निंग्स यहां पर जनरेट कर सकें। बट आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो कि इंडिया में की जा रही है ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, उसमें से एक्सपोर्ट कितना किया जा रहा है? तो एक्सपोर्ट यहां पर किया जा रहा है 32% तक का। जितना भी हम यहां पर प्रोड्यूस कर रहे हैं या जितना भी हम यहां पर तैयार कर रहे हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, उसमें 32% हम यहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आपका कन्वेंशनल मीडियम के माध्यम से 38% यहीं पर बेचा जा रहा है। डोमेस्टिक अनब्रांडेड तरीके से 10% यहां पर बेचा जा रहा है। डोमेस्टिक ब्रांडेड के तरीके से आपका 20% यहां पर बेचा जा रहा है। एक्सपोर्ट हमारा यहां पर स्टैंड करता है 32% पर। तो एक्सपोर्ट के नंबर्स को एक बार थोड़ा और अच्छे तरीके से समझते हैं कि जो टारगेट यहां पर रखा गया है कि भैया 20,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के माध्यम से, 3 साल का टारगेट यहां पर रखा गया पीयूष गोयल जी द्वारा। तो अभी नंबर्स कहां स्टैंड करते हैं भैया?
तो वही ट्रेंड यहाँ पर देखते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद हमें एक नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिला कि उतना ज़्यादा हम यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर रहे। अब इसका कारण एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर समझना ये भी है कि कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर लगाई गई हैं 2022-2023 में। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को मद्देनजर रखते हुए बहुत सारी फूड कॉमोडिटीज, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया, अनियन हो गया, इन सभी के ऊपर एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर लगी थी, जिसकी वजह से नंबर में घटौती देखने को मिली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडिया जो यहाँ पर अपना सोया मील एक्सपोर्ट करता है यूएस को, देखिए यूएस में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट जाता है यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, राइट। तो सोया मील का जो हमारा एक्सपोर्ट किया जाता था, तो वहां यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सोया मील पर एंटी डंपिंग पॉलिसी भी इंप्लीमेंट कर दी थी, जिस कारणवश अगेन एक्सपोर्ट के नंबर्स में हमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। बट लेट्स टॉक अबाउट द वैल्यू इटसेल्फ। ये तो रही बात वॉल्यूम की। वैल्यू के बारे में बात करें तो करंटली नंबर यहां पर स्टैंड करता है $0.49 बिलियन, राइट। तो ये जो नंबर है इसको हमें लेके जाना है $2 बिलियन तक, 20,000 करोड़ का टारगेट यहां पर रखा गया है। तो क्या ये टारगेट अचीव किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल किया जा सकता है, और वही एफर्ट्स यहां पर सरकार द्वारा भी रखे जा रहे हैं। बट अगर हम समझे कि एफर्ट्स जो रखे जा रहे हैं उस बेसिस पर एक्सपोर्ट पोटेंशियल कौन कौन से देशों में हमें देखने को मिल रहा है, कहाँ हमारे प्रोडक्ट्स की डेस्टिनेशन देखने को मिल रही है, तो सबसे ज्यादा जो हमारे इस प्रकार का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है भैया यूएस में कंज्यूम किया जाता है। देन कम्स यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, श्रीलंका भी है 5वें नंबर पे, राइट, एज वेल एज स्विट्जरलैंड। तो 2023-24 का ही डेटा यहाँ पर आपको सरकार की वेबसाइट से ही निकाल के दिया है, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट कौन से रीजन में हमें देखने को मिलती है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अच्छा, फिर आती है बात कि किस प्रकार के पॉलिसी इनिशिएटिव्स यहां पर रखे गए हैं, सरकार किस प्रकार के स्टेप्स यहां पर ले रही है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को यहां पर और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। तो ये पर्टिकुलर स्कीम आपने डेफिनेटली सुनी होगी, 2015-16 में लॉन्च की गई थी परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके तहत मार्केटिंग और ब्रांडिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है ऐसे क्लस्टर्स को जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहे हैं, एंड पर हेक्टेयर के हिसाब से 50,000 तक का भी सपोर्ट वहां पर दिया जाता है, ताकि उस प्रकार का जो इनपुट कॉस्ट है उसको भी यहां पर पूरा किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहां पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को फोकस पर रखते हुए स्कीम निकाली गई, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके तहत भी एफपीओस की इंटीग्रेशन वहां पर की जा रही है, एफपीओस का निर्माण भी किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके, एज वेल एज जो वहां का पोटेंशियल इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को बनाने का, इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने का, जीआई टैग प्रोडक्ट्स को यहां पर क्रिएट करने का, उसको भी यहां पर बढ़ावा दिया जा रहा है इन पर्टिकुलर स्कीम्स के माध्यम से, ताकि ये और फ्लरिश करे और यहां पर सरकार द्वारा एफर्ट रखा जा सके। बट ये एफर्ट सिर्फ इन्हीं स्कीम्स तक नहीं रुकता, राइट। तो यहां पर अमित शाह जी द्वारा ब्रांड भी निकाला गया, राइट, भारत ऑर्गेनिक्स के नाम से यहां पर ब्रांड भी निकाला गया। और ये ब्रांड किसके तहत निकाला गया? ये ब्रांड निकाला गया अंडर द नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड, कि यहां पर कोऑपरेटिव्स का रोल भी एनहांस किया गया, कि कोऑपरेटिव्स भी पार्टिसिपेट करें इस ऑर्गेनिक प्रोडक्शन में, एज वेल एज इस प्रकार की कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन यहां पर क्रिएट की जा सके, जो कि हेल्प करे इन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को इनकी मार्केट रीच अवेलेबल करवाने में, एज वेल एज इनकी प्रमोशन यहां पर करवाई जा सके, कोऑपरेटिव लोन्स की अवेलेबिलिटी यहां पर करवाई जा सके, एज वेल एज जितने भी आपके मेंबर्स हैं जो कि इस प्रकार की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, उनकी ट्रेनिंग भी यहां पर करवाई जा सके। तो ये मुख्य ऑब्जेक्टिव्स यहां पर रखे गए हैं, जिसके तहत ये पर्टिकुलर NCOL क्रिएट की गई। और उसी के तहत आपका भारत ऑर्गेनिक, जैसे भारत ब्रांड पहले लॉन्च किया गया था, जिसमें दाल, चना, आटा, ये सभी चीजें बेची जा रही थी, NCCF और नेफेड जैसी एजेंसीज का यहाँ पर यूज किया जा रहा था, तो उसी बेसिस पर यहाँ पर NCOL, नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड भी रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया है ताकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मार्केट को और यहाँ पर इंक्रीज किया जा सके। बट क्या कुछ चैलेंजेस हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जो कि यहाँ पर फार्मर भी विटनेस कर रहा है, ओवरऑल पूरी मार्केट यहाँ पर विटनेस कर रही है। कि पहली बात, जो सीड वैरायटीज हैं, ऑर्गेनिक सीड वैरायटीज की अवेलेबिलिटी या अवेलेबल है तो उनकी ऑथेंटिसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, हमने देखा कि NPOP की भी है भैया, PGS की भी है, उसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। एंड एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स के केस में यूएस की अलग सर्टिफिकेशन है, जापान की अलग सर्टिफिकेशन है, तो उन पर्टिकुलर गैप्स को यहाँ पर ब्रिज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जितने भी स्टेक होल्डर्स ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में इन्वॉल्व हैं, उनकी मार्केट इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, कि वो अपनी मार्केट रीच कैसे बढ़ा पाएं, कैसे अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी मार्केट में जाके
पब्लिश कर सकें, बेच सकें, जहां से उनको अच्छा प्राइस भी वहां पर मिल सके। उसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि देखिए कन्वेंशनल फार्मिंग से आप एक ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ रहे हैं जहां पर आप इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है आपका जो पर्टिकुलर प्लांट है इट इज मोर ससेप्टेबल कि भैया वहां पर कीड़ा वगैरह लग सकता है उसमें, तो उसकी वजह से क्रॉप लॉस यहां पर देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो कन्वर्जन पीरियड चैलेंजेस हैं कि जब इस प्रकार की कन्वेंशनल फार्मिंग से हमें ट्रांजिट करना है टूवर्ड्स द ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उस समय पे फार्मर को चाहिए एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट, सरकार का थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए, ताकि उस समय पे जो उसकी यील्ड का लॉस हो रहा है, उस समय पे जो उसकी क्रॉप का लॉस हो रहा है, उसकी वजह से जो इनकम का लॉस हो रहा है, वो उसको यहां पर बियर कर सके। बट इन द लॉन्गर रन हमें अपनी इस इंडस्ट्री में चाहिए कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन की जा सके, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं वैसे टेक्निकल नॉलेज की अवेलेबिलिटी भी नहीं है फार्मर्स के पास कि किस प्रकार से नए टूल्स का यूज करना है जो कि उन्हें हेल्प करेंगे उनकी यील्ड बढ़ाने में। एंड अगर सभी चीजें हो भी जाए राइट कि भैया अच्छा प्रोडक्शन भी हो गया है, कन्वर्जन भी अच्छे से हो गई है, प्लांट भी बचा लिया कीड़े से, तो फिर एक चैलेंज आता है लॉजिस्टिक्स का, जिसके ऊपर सरकार करेंटली काम कर ही रही है एंड कोशिश कर रहे हैं कि इस प्रकार के जितने भी प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो बनाए जा रहे हैं, ओवरऑल जो लॉजिस्टिक सेक्टर है उसको इंप्रूव किया जा सके, ताकि हर एक प्रोडक्ट की रीच यहाँ पर बढ़ाई जा सके, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पर कम की जा सके, एट पार विद द डेवलप्ड नेशंस यहाँ पर लाई जा सके। ऑलराइट, तो ये था आज का हमारा सेशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक फूड मार्केट इन इंडिया। आई होप आपको कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव गुड प्रिपरेशन।